श्री गुरु कृपा क्लासेज सपोर्टरा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 की विस्टस बुक के समस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्लीट विस्टस बुक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक चैप्टर वाइज सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बड़े ध्यान से सारे वीडियो को सुनते जाइए और आप देखोगे कि आपको चुटकियों में सारी विस्टस बुक लगातार से रिवाइज हो चुकी है, याद हो चुकी है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें अच्छी सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसके राइटर है जैक फेनी। पहली बात तो ये याद रखना, क्योंकि इस किताब में से 9 नंबर के एमसीक्यू भी आते हैं, तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है। पहला प्रश्न है पहले चैप्टर का, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसके लिए आया है पोएम में, इस पार्ट में, सॉरी। द थर्ड लेवल रेफर्स टू एन इमेजिनेटिव प्लेस। तो थर्ड लेवल शब्द जो है किसके लिए आया, इमेजिनेटिव प्लेस ऑफ चार्ली। चार्ली के काल्पनिक स्थान के लिए आया। चार्ली ने कल्पना की थी स्थान की, जिसका नाम थर्ड लेवल उसने दिया था। इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, ये डज नॉट रियली, वास्तव में डज नॉट एग्जिस्ट मान अस्तित्व में है ही नहीं। व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, प्रथम दिवस आवरण इसका हिंदी होता है। तो देखो फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप। दरअसल देखा जाए तो फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा होता है एक तरह से। When a new stamp is used, जब एक नया डाक टिकट is used इस्तेमाल किया जाता है to mail भेजने के लिए envelopes to the stamp collectors। तो जब एक नए स्टाम्प का उपयोग किया जाता हो to mail envelopes डाक भेजने के लिए, लिफाफों को डाक में भेजने के लिए, to the stamp collectors किनको, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को। तो जब एक नया टिकट जो है उसको स्टाम्प कलेक्टर्स के लिए लिफाफे में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल। कब, फर्स्ट डे ऑफ द सेल, बिक्री के पहले दिन। तो द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो वो जो एनवलप होता है उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। अर्थात सीधी सरल गणित में ये समझिए आप कि जब एक नया स्टाम्प जो होता है उसका प्रयोग किसी लिफाफे पर चिपका करके उस लिफाफे को स्टाम्प कलेक्टर्स को यानी डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं को जो पहले दिन बिक्री के पहले दिन भेजा जाए, तो वो जो लिफाफा है जिस पर नया डाक टिकट चिपका हुआ है उस लिफाफे क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर। डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का दृश्य का वर्णन करिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखिए। एट द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, चार्ली saw that, चार्ली ने देखा कि द इंफॉर्मेशन बूथ वाज ऑफ ओल्ड स्टाइल, की जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो किसका था, ओल्ड स्टाइल, पुरानी शैली का था। इट वाज मेड ऑफ वुड, ये किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। द मैन इन बूथ, बूथ में जो व्यक्ति था वो एक ग्रीन आई सेट, वो हरा चश्मा पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे काले स्लीव प्रोटेक्टर्स, बहादार प्रोटेक्टर पहने हुए था, यानी कि कवर करने वाले कपड़े पहने हुए था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहां पर ओपन फ्लेम खुली लौ वाली गैस की लाइटें थी। देयर वर ब्रास स्पाइटून्स, वहां पर जो थे ब्रास स्पाइटून्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर जो थे वो पीतल या कांसे के, वो क्या थे, थूकदान थे। पीपल हैड बियर्ड्स, लोग दाढ़ी रखते थे। साइडवर्स, कलम रखते थे। एंड फैंसी मस्टैक्स, और आकर्षक मूछें रखते थे। ये वहां की दुनिया की स्थिति थी। व्हाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में जो लोग हैं क्यों वांट टू एस्केप, बच कर निकलना चाहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, देखो आधुनिक संसार जो है वो फियर, फुल ऑफ फियर, डर से भरा हुआ है, युद्धों से भरा हुआ है, एंड वरीज, चिंताओं से भरा हुआ है। इसलिए द पीपल वांट टू एस्केप, और इसलिए लोग बचकर निकलना चाहते हैं फ्रॉम इट से, क्योंकि लोगों को युद्ध पसंद नहीं है, डर में रहना पसंद नहीं है, चिंताओं में जीना पसंद नहीं है, इसलिए सब लोग इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ली के कैरेक्टर्स क्या लिखिए। तो चार्ली वाज ए मैन ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड, चार्ली एक 31 वर्षीय व्यक्ति था। ही लिव्ड इन न्यूयॉर्क, और वो न्यूयॉर्क में रहता था। हिज वाइफ्स नेम वाज लुइसा, उसकी पत्नी का नाम लुइसा था। हिज फादर वाज स्टाम्प कलेक्टर, चार्ली के पिता एक स्टाम्प कलेक्टर थे। हिज फ्रेंड्स नेम वाज सैम, उसके दोस्त का नाम सैम था। ही फाउंड दिस वर्ल्ड, उसने संसार को पाया, फुल ऑफ फियर एंड वार्स, उसने संसार को डर और युद्धों से भरा हुआ पाया।
ही रीच गेल्सबर्ग और गेल्सबर्ग इलिनॉइस ऑफ 1894, और वो 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग एक तरह से राज्य का नाम है, इलिनॉइस उसका शहर है, वहां वो पहुंचा टू एस्केप, बस निकलने के लिए, दिस वर्ल्ड इस संसार से, इन इमेजिनेशन अपनी कल्पना में, आई स्मॉल कर लेना, और वो अपनी कल्पना में इस संसार से बस निकलने के लिए 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस नामक स्थान पर पहुंचा। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि गेल्सबर्ग हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, उसने पाया कि गेल्सबर्ग जो था वो जो जगह थी, वो स्थान था, क्या रखता था, बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउस, पुराने ढांचे के मकान रखता था। गेल्सबर्ग वाज ए पीसफुल प्लेस, दरअसल गेल्सबर्ग उसके लिए एक शांतिपूर्ण स्थान था। पीपुल एंजॉयड कंपनी, लोग साथ का आनंद लेते थे, एक दूसरे के साथ होने का, एंड सेट ऑन देयर लॉज, और अपने लॉन्स में, सॉरी लॉन्स का मतलब होता है गार्डन एक तरह से, उसमें वो बैठे रहते थे इन गेल्सबर्ग में। तो इस तरह से ये पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग। तो देखिए, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, व्हाई डिड द टाइगर किंग गेट दैट नेम, और टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ, महाराजा में ये वाला क्रॉस कर देना, ये बीच के का कोई मतलब नहीं है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो टाइगर किंग महाराजा थे किसके, प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। एट टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म पर, द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि द टाइगर किंग वुड बी किल्ड, कि टाइगर किंग को मारा जाएगा, किसके द्वारा, बाय ये टाइगर, टाइगर के द्वारा। एट दिस, इस बात पर, किंग बाउड टू किल, इस बात पर उस राजा ने जो बचपन में था उसने एक शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, टू किल ऑल द टाइगर, ऑल द टाइगर्स, इसको कर लेना, समस्त टाइगर को मारने की उसने प्रतिज्ञा ली, एंड दस इस प्रकार से ही गॉट दैट नेम, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, उस प्रतिज्ञा लेने के कारण उसका नाम पड़ गया टाइगर किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के वास्तविक अंत का वर्णन करो, किस तरह से उसका अंत हुआ। वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वाज प्लेइंग, टाइगर किंग खेल रहा था, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ खेल रहा था, विद द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर के साथ वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था। इट्स सरफेस, तो इसका इट्स कॉमा जी गलत है, इसको ऐसा लिखना, आप बिना कॉमा लगाए लिखना है ना। इट्स सरफेस हैड रफ, इस रफ, दिस नहीं है, THIN है ना, इसको भी सही कर लेना, ये यहाँ पर दिस नहीं है, ये थिन है। तो इट्स सरफेस, इसकी जो सतह थी, हेड रफ रखती थी, थिन पीस ऑफ वुड, लकड़ी के पतले पतले टुकड़े रखती थी इसकी सतह। वन सच पीस, एक ऐसा एक टुकड़ा, पियर्स्ड मन, घुस गया, हिज हैंड, उसके हाथ में घुस गया राजा के में, एंड मेड बाउंड, और उसको घाव कर दिया। दैट वुड मेड बाउंड, और घाव कर दिया, दैट बाउंड, उसी घाव ने इन्फेक्टेड हिज बॉडी, उसके शरीर को प्रभावित कर दिया, संक्रमित कर दिया, एंड टुक हिज लाइफ, और उसकी जान ले ली। इस तरह से उसका वास्तव में अंत हुआ। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू, टाइगर किंग ने क्या किया, टू कंप्लीट हिज मिशन, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, किल नहीं आएगा, सिर्फ किलिंग आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अंग्रेजी में हमेशा एनजी फॉर्म आती है। सो टाइगर मारने का उसका जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए टाइगर किंग ने क्या किया, टाइगर किंग बैंड ऑफ टाइगर हंटिंग, टाइगर किंग ने टाइगर के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया इन स्टेट, अपने राज्य में। ही प्रोक्लेम्ड दैट, उसने ये घोषणा कर दी कि ओनली ही वुड हंट, केवल वही शिकार करेगा, टाइगर, किसका, टाइगर का। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी द रॉयल गर्ल, टाइगर किंग ने शाही लड़की से शादी करने का निश्चय क्यों किया। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी द रॉयल गर्ल, टाइगर किंग ने रॉयल गर्ल से शादी करना निश्चय किया, ताकि ही माइट कंप्लीट हिज मिशन, ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, लक्ष्य पूरा कर सके, क्या, ऑफ हंटिंग 100 टाइगर्स, ताकि वो अपने 100 टाइगर का शिकार करने का लक्ष्य पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषवाणी की क्या भविष्यवाणी थी, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि द टाइगर किंग वुड बी किल्ड, टाइगर किंग मारा जाएगा बाय ये टाइगर, टाइगर के द्वारा। इस प्रकार से 2 चैप्टर पूरे होते हैं। तीसरा चैप्टर देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के अंतिम छोर की यात्रा, तिसानी दूसरे इसके लेखिका है, इस बात को आप याद रखना। व्हाट आर इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड, मनुष्य का जो भविष्य है उसके क्या संकेत है। तो देखो मनुष्य के भविष्य के संकेत देखिए, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, बर्फ की चादरें, बर्फ की जो परतें हैं वो गिर रही है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण, वैश्विक तापक्रम के कारण, गर्मी के कारण।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी का मतलब है टू बी हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होना ऑन द अर्थ, धरती पर तापमान के उच्च होने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दस इस प्रकार से द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, इस प्रकार से मनुष्य के भविष्य के जो संकेत है ना, आर फैटल, घातक है, घातक यानी जानलेवा है। अगला प्रश्न है व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वैश्विक तापक्रम जो क्यों बढ़ रहा है, औसतन वैश्विक तापक्रम क्यों बढ़ रहा है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो औसत वैश्विक तापक्रम है, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी के कारण। ह्यूमंस आर बर्निंग, मनुष्य जला रहा है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों को जला रहा है थॉटलेसली, लगातार अंधाधुंध, है ना, बिना सोचे समझे। दिस क्रिएटेड, इसने उत्पन्न कर दी है एक ब्लैंक ऑफ CO2, इसने कार्बन डाइऑक्साइड की परत उत्पन्न कर दी है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में चारों ओर, एंड कॉज डिप्लीशन, और वो क्षति का कारण बन रही, क्षीण होने का कारण बन रही, डिप्रेशन मतलब क्षीण होना, इन ओजोन लेयर, और वही जो परत है वही ओजोन लेयर में क्षीणता का कारण बनती है। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका कैसे पूर्णतः उचित स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने का, एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका सबसे उचित स्थान कैसे है। तो अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका स्थान है टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज, पर्यावरणीय परिवर्तन का अध्ययन करने का, ड्यू टू इट्स, किसके कारण, इट्स सिंपल इकोसिस्टम, इसके साधारण से पारिस्थितिक तंत्र के कारण, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता की कमी के कारण। जो अंटार्कटिका है वो पृथ्वी के जलवायु भी है, जो वातावरणीय परिवर्तन है उनका अध्ययन का अच्छा स्थान है। इसी पार्ट में एक मिशन और था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो व्हाट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस क्या है, हु इज द हेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस, और स्टूडेंट्स ऑन आइस का हेड कौन है, मुखिया कौन है। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज प्रोग्राम, ये कार्यक्रम है, इज ए प्रोग्राम करना इसको। दिस प्रोग्राम्स एम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाना, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है, कहाँ पर ले जाना, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर पर हाई स्कूल के छात्रों को ले जाना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। एटेम्स, क्यों ले जाना उद्देश्य इसका, एटेम्स, इसका उद्देश्य है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना, इन स्टूडेंट, छात्रों में, अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के बारे में छात्रों में समझ विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और देखो इसका एक प्रश्न का उत्तर तो इसमें नोट्स में आ ही नहीं पाया, मैं बता देता हूँ। हु इज द हेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो हेड है वो कौन है, तो आप लिख देना इसमें GEOFF, जॉफ ग्रीन, इसके अध्यक्ष थे, जो कनाडा के निवासी थे, इस बात को भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर पूरे होते हैं। अगला देखिए चौथा चैप्टर, दी नेमिंग, और लेस वर्क इसके लेखक है। तो डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जापानी सर्जन, डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे। ही वाज ए वेरी काइंड मैन, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। ही हैज गुड नॉलेज, देखो ही हैड रखना इसमें हैज की जगह, क्योंकि पूरा टेंस पास्ट चल रहा है उत्तर का, तो उसको ऐड करना। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, वह मेडिसिन और सर्जरी का अच्छा ज्ञान रखते थे। ही वाज ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया गया, टू सेव लिव्स, जिंदगी बचाने के लिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, समस्त बुराइयों के खिलाफ, उनको समस्त बुराइयों से परे, समस्त बुराइयों के विरुद्ध जिंदगी बचाने के प्रशिक्षित किया गया। सो सेविंग लिव, जिंदगी बचाना, वाज हिज रिलीजन, इसलिए जान बचाना उसका धर्म था। दैट वाज वाई, यही कारण था, ही सेव्ड सोल्जर्स ऑफ हिज एनिमी कंट्री, यही कारण था उसने उसके दुश्मन देश के सिपाहियों को भी बचाया। तो सोल्जर्स की जगह सोल्जर, सोल्जर नहीं है, सोल्जर है, केवल एक वचन है, मतलब सोल्जर, ठीक है। देखिए ही वाज ए लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, वो एक लविंग एंड प्रेम करने वाले, केयरिंग एंड परवाह करने वाले पति था। ही वाज एन ओबीडिएंट सन, और वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था। अगला प्रश्न है हाना का कैरेक्टर स्केच लिखिए। हाना इज ए वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, हाना डॉक्टर सदाव की एक पत्नी है, तो एक ही जगह है दा, हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी है, क्योंकि जब भी कोई नाउन ऑफ से जुड़ती है तो उससे पहले, ऑफ से पहले जो नाउन है ना, इसके पहले दा लगना चाहिए। सी इज ए लविंग एंड वाइफ एंड मदर, वो एक प्रेम करने वाली पत्नी भी है और माँ भी है। सी हैज ए काइंड हार्ट, वो एक दयालु दिल रखती है। सी, एस कैपिटल कर लेना। सी फील्स पिटी, वो दया रखती है, फॉर द सोल्डर, सोल्डर नहीं है सोल्जर है, वो सोल्जर यानी सिपाही के प्रति दया रखती है, ऑफ एनिमी कंट्री,
वो दुश्मन देश का जो सिपाही है ना उसके प्रति दया रखती है। सी हेल्प्स हर हस्बैंड, वह अपने पति की मदद करती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान ऑफ द बाउंडेड एनिमी सोल्जर। वो जो घायल दुश्मन का देश का जो सिपाही था ना, दुश्मन जो सिपाही था उसके ऑपरेशन के दौरान वो अपने पति की मदद करती है। सी इज प्रेज वर्दी वुमेन, वह एक प्रशंसनीय महिला है, प्रशंसा योग्य महिला है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का संदेश क्या है। तो दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज, ये कहानी संदेश देती है ऑफ ह्यूमन लव, मनुष्य के प्रेम का संदेश देती है, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे का संदेश देती है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में डॉक्टर सदाव वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज, डॉक्टर सदाव वैल्यूज माने कीमत, वैल्यूज माने महत्व देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज मानवीय गुणों को, अबव एवरीथिंग एल्स। हाँ, तो इस कहानी में डॉक्टर सदाव जो है समस्त चीजों से ऊपर मानवीय गुणों को अधिक महत्व देते हैं। ही वैल्यूज ह्यूमैनिटी, वो मानवता को अधिक महत्व देते हैं ओवर नेशनलिटी, वो राष्ट्रीयता से ऊपर मानवता को अधिक महत्व देते हैं। व्हाई डिड जनरल नॉट वांट सदाव टू बी अरेस्टेड, जनरल क्यों नहीं चाहता था सदाव टू बी अरेस्टेड, कि सदाव गिरफ्तार हो जाए। ओल्ड जनरल नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि ओल्ड जनरल को, बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता थी एनी टाइम, कभी भी। ही डिड नॉट ट्रस्ट, और वो विश्वास नहीं करता था एनी अदर डॉक्टर, किसी अन्य डॉक्टर पर एक्सेप्ट वन के सिवाय सदाव। और वो जो जनरल था ना, वो डॉक्टर सदाव के सिवाय किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। सो ही डिड नॉट वांट सदाव, इसलिए वो नहीं चाहता था सदाव टू बी अरेस्टेड, कि सदाव को गिरफ्तार किया जाए। अब हम आ चुके 5वें पार्ट पर। व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम के पास क्यों वापस जाना चाहता है। डेरी लर्न्स फ्रॉम लैम, डेरी लर्न्स लैम से सीखता है टू ओवरकम, विजय पाना, हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी हीनता की भावना पर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित कौन है, डेरी। तो हीनता की जो भावना है उस पर जो डेरी है वो काबू पाना सीखता है, किससे, लैम से। ही फाइंड्स लैम मोटिवेटिंग, वो लैम को कैसा पाता है, मोटिवेटिंग, प्रेरणास्पद। सो ही गोज बैक टू मिस्टर लैम, इसलिए वो वापस मिस्टर लैम के पास चला जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच बताइए। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, देखो मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति है। वन ऑफ हिज लेग्स, उसकी जो टांग इज मेड ऑफ टिन, किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक, वो कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। ही लीड्स ए नॉर्मल लाइफ, वो लीड्स माने जीता है नॉर्मल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीता है। ही इज ए लवर ऑफ नेचर, वो प्रकृति का प्रेमी है। ही लव्स हिज गार्डन, वो अपने बगीचे को प्रेम करता है। हिज लाइफ इज एन इंस्पिरेशन, उसका जीवन एक प्रेरणा है। टू अदर फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन, अन्य शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए। ही हैज पॉजिटिव एटीट्यूड्स, और वो सकारात्मक व्यवहार रखता है टूवर्ड्स लाइफ, वो जीवन के प्रति सकारात्मक सोच या व्यवहार रखता है, सकारात्मक सोच रखता है। ही इज ए सेंसिबल, वह एक समझदार एंड कॉन्फिडेंट मैन, और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। वहीं अगर मान लो डेयरी कैरेक्टर्स कैसे हो जाए तो क्या लिखोगे आप, डेयरी इज ए बॉय ऑफ 14, डेयरी एक 14 वर्षीय लड़का है। ही हैज एन एसिड वरेंट फेस, और लिखना इसमें आगे, ही हैज एन एसिड वरेंट फेस, वह एक तेजाब से जला हुआ चेहरा रखता है। ही फील्स हिमसेल्फ अनवांटेड, वो अपने आप को अनचाहा महसूस करता है। बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, अपने जले हुए चेहरे के कारण वो अपने आप को अनचाहा महसूस करता है। अनचाहा महसूस का मतलब जिसको कि उसकी कहीं आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसको लगता है। ही लाइक्स टू लिव अलोन, वो अकेला रहना पसंद करता है। ही इज पेसिमिस्टिक, वो क्या है, निराशावादी है। तो ऑप्टिमिस्टिक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा लेम के कैरेक्टर स्केच में, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, और उसका अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ही डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता द कंपनी ऑफ पीपल, लोगों का साथ पसंद नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि, लोगों का साथ पसंद नहीं करता क्योंकि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे। ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस, और उसके जले हुए चेहरे के कारण लोग उससे डरते थे, इसलिए वो लोगों के साथ पसंद नहीं करता। आखिरी चैप्टर इस किताब का आ चुका है, वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें जितकला शाह की कहानी है और बामा की कहानी है। तो व्हाई डिड जितकला शाह फील हर फ्रीडम, जितकला शाह ने क्यों महसूस किया कि उसकी जो फ्रीडम है टू हैव बीन लॉस्ट, खो चुकी थी, खोई हुई क्यों महसूस किया उसने अपनी आजादी को। जितकला शाह वाज फोर्स्ड, जितकला शाह को मजबूर किया गया टू गेट हर हेयर कट, अपने बाल कटवाने के लिए अगेंस्ट हर विल, उसकी विल के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ, इसलिए उसने ऐसा महसूस किया। इन व्हाट वे, किस तरीके से डिड जितकला शाह ट्राई, जितकला शाह ने कोशिश की टू सेव हर लॉन्ग हेयर, जितकला शाह ने अपने लंबे बालों को बचाने की कैसे कोशिश की बताइए। जितकला शाह ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर, जितकला शाह ने अपने लंबे बालों को बचाने की कोशिश की बाय हाइडिंग हरसेल्फ,
अपने आप को छिपाते हुए इन ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में अपने आप को छिपाते उसने इस तरह से कोशिश की। Why did जितकला साहब फील अनकंफर्टेबल? जितकला साहब ने बेचैनी महसूस क्यों की? इन द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में। जितकला साहब फेल्ट अनकंफर्टेबल, असहजता भी बोलते हैं। जितकला साहब ने असहजता महसूस की बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट बोरिंग, क्योंकि वो उबाऊ महसूस कर रही थी द न्यू कल्चर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की नई संस्कृति को। तो वो नई जो संस्कृति थी अमेरिका की उसको उबाऊ महसूस कर रही थी। सी फेल्ट द इंडियन गर्ल्स, उसने महसूस किया जो इंडियन गर्ल्स थी इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड, अनुचित रूप से कपड़े पहने हुए थी, उसने ऐसा महसूस किया। व्हाट मेड बामा एंग्री, किस बात ने बामा को नाराज किया? बामा मेड एंग्री, बामा नाराज हुई एट द फैक्ट, इस बात पर कि अपर कास्ट पीपल, उच्च जाति के जो लोग हैं, डिप्राइव वंचित रखते हैं लोअर कास्ट पीपल को ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, उनके मानवीय अधिकारों से। तो बामा इस बात पर नाराज हुई कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को उनके अधिकारों से, मानव अधिकारों से वंचित रखते हैं, डिप्राइव मतलब। शी बिकेम एंग्री, वो नाराज हुई टू नो, जानकर के, अबाउट द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का मतलब, और वो अस्पृश्यता के बारे में जान करके नाराज हुई। और देखिए, डिस्कस द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी मनुष्य है। इसके शीर्षक पर चर्चा करिए। द टाइटल रेफर्स टू द राइट ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, ये जो शीर्षक है किसके लिए आया है? लोअर कास्ट, नीची जाति के लोगों के जो अधिकार है उसके लिए आया है। द टाइटल इंस्पायर्स अस, ये शीर्षक हमको प्रेरित करता है कि द अपर कास्ट पीपल, कि जो उच्च जाति के लोग हैं, शुड नॉट स्नैच, उनको नहीं छीनना चाहिए, स्नैच वन छीनना, ह्यूमन राइट, मानव अधिकार ऑफ लोअर कास्ट पीपल, नीची जाति के लोगों के। तो ये शीर्षक हमको प्रेरित करता है कि उच्च जाति के लोगों को नीची जाति के लोगों के मानव अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा, अन्ना बामा को कौन सी सलाह फरमान देते हैं? अन्ना जो बामा ब्रदर है, वो एडवाइज हर, उन्होंने उसको सलाह दी टू स्टडी हार्ड, अन्ना जो बामा के भाई थे उसने बामा को सलाह दी टू स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करने की, टू रेज हर पोजीशन, अपना पद बढ़ाने की, किसमें, इन द क्लास, कक्षा में। तो बामा के भाई ने बामा को कक्षा में अपना स्थान बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत की सलाह दी। डिस्क्राइब द साइट्स बामा एंजॉयड, उन दृश्यों का, साइट्स में दृश्यों का वर्णन करो जो बामा जिनका आनंद लेती थी। तो बामा सा सीन्स ऑफ डांसिंग मंकीज, बामा नाचते हुए बंदरों का दृश्य देखती थी। स्नेक चार्मर, एक सपेरे को विद ए बॉक्स, एक बॉक्स के साथ देखती थी, इन विच, जिसमें स्नेक वाज केप्ट, जिसमें एक सांप रखा जाता था। एक साइकिलिस्ट, एक साइकिल वाले को देखती थी, हु डिड नॉट गेट ऑफ, जो उतरता नहीं था, हिज बाइक, अपनी साइकिल से फॉर 3 डेज, जो 3 दिनों तक अपनी साइकिल से नहीं उतरता था, ऐसे साइकिल वाले को देखती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, उस पोंगल के ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद को देखती थी। बाज बीइंग कुक्ड, पकते हुए देखती थी। इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल, एक मंदिर के सामने पोंगल प्रसादी को पकते हुए देखती थी। द स्ट्रीट लाइट्स वर चेंजिंग कलर्स, और इसके साथ साथ वो गलियों की बदलती जो रंग है, गलियों की लाइट्स की जो बदलती रंग है उनको देखती थी। तो ये जो स्ट्रीट के बाद फुल स्टॉप लग के, सॉरी, टेम्पल के बाद फुल स्टॉप लग करके द स्ट्रीट लाइट्स वाला सेंटेंस अलग से लिखना है आपको। आखिरी प्रश्न देखिए बिस्टस किताब का, डिस्क्राइब द सीन ऑब्जर्व बाय बामा, बामा के द्वारा ऑब्जर्व किए गए, देखे गए उन दृश्यों को वर्णन करो। ऑन हर वे बैक, अपने वापसी के रास्ते पर फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापसी के रास्ते पर वो जो सीन उसने देखा था, दृश्य देखा था, उसके बारे में वर्णन करिए। तो बामा सा एन एल्डर पर्सन, बामा ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। बाज ब्रिंगिंग, जो ले जा रहा था, बेड़ा ही ले जा रहा था, बड़ा ही ले जा रहा था, विदाउट टचिंग, बिना छुए हुए। दिस सीन सीम्ड फनी, इस दृश्य ने, ये दृश्य फनी प्रतीत हुआ, आनंदमय प्रतीत हुआ, किसके लिए? बामा के लिए। तो इस प्रकार से हमने इस 24 मिनट के वीडियो में संपूर्ण बिस्टस को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिवाइज किया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, यदि आपने वीडियो बहुत ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, तो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने से कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सारे जगह स्टेटस स्टोरीज पे इसको लगाएं और अधिक से अधिक बच्चों तक उसको पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पसंद आया तो कमेंट में पॉजिटिव व्यूज लिखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बिस्टस के सारे एमसीक्यूज का एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।